गज़ा में ज़िंदगी के सारे आसार ख़त्म करने के बाद में इसराइल ने अपनी सारी तवज्जो रफ़ा पर मरकूज़ कर ली है। लेकिन रफ़ा पर इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ हर तरफ एहतजाज भी हो रहा है, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। ऑल आइज़ ऑन रफ़ा के नाम का पोस्ट पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और उसको पज़ीराई हासिल हो रही है। आज इसी मौजू पर बियॉन्ड बॉर्डर में हम फोकस करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अरविंदर कौर बांगा साहिबा, जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानान का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए शुक्रिया। आखिर इसराइल अपनी इन ज़ालिमाना कार्रवाई को क्यों नहीं रोक रहा है? पूरी दुनिया खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? खालिद साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। आखिर इसराइल के ये हमले इस कदर तशवीशनाक क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले कि इसराइल ने जो हमले शुरू किए, इसराइल को शुरुआती दौर में जिस तरह से उसको पुष्टपनाही हासिल रही मगरबी दुनिया की, अमेरिका की और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो उसने उसके हौसले बढ़ा दिए। अगर शुरुआत में ही जिस तरह से उसने सिविलियंस पर हमला शुरू किया था और जब यूएन में उसकी मजम्मत शुरू हो गई थी, उसी वक्त अगर उस पर वो वेस्टर्न कंट्रीज जो उसकी पुष्टपनाही कर रहे थे, ख़ास तौर से अमेरिका, अगर उस पर ज़रा भी लगाम लगाने की कोशिश करते तो उसके हौसले, वो बेलगाम नहीं होता। शुरुआती दौर में वो बात जो कही जाती है कि निप इन द बड, अगर शुरुआत में अगर उसको रोकने की कोशिश की जाती है, आज नौबत यहाँ तक नहीं आती कि तकरीबन 50,000 लोगों की जान जा चुकी है, उससे ज़्यादा 1.25 लाख लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और कितने लापता हैं ये अभी मालूम नहीं है। और एक तरह का पूरा ह्यूमन क्राइसिस वहाँ में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गया है। तो इसराइल अब रुकेगा नहीं, क्योंकि इसराइल की तरफ से ये वजाहत आ चुकी है कि अब अमेरिका इस बात को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। लेकिन इसराइल की जानिब से ये कतई तौर पर वादा किया जा चुका है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है तो हो वहाँ, लेकिन ये जंग तब तक भी जारी रहेगी। उन्होंने कह दिया है, इशारा दे दिया है कि इस साल तक, इस पूरे साल में जंग जारी रहेगी। इसका मतलब कि नवंबर में जो इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में, उसके दौरान भी वहाँ इसराइली हमले गजा पर हो रहे होंगे। तो ये यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। पूरी दुनिया आवाज़ ज़रूर उठा रही है। कई ममालिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक घसीटा गया है इसराइल को। लेकिन उसके बावजूद इसराइल के जो बहिमाना जो रवैया है, वो कतई तौर पर कम होता नजर नहीं। कई ममालिक ने सालिसी करने की कोशिश की, मीडिएशन की कोशिश की, वो तमाम कोशिशें नाकाम हो रही। और इसराइल की इसी हठधर्मी की वजह से अब हमास ने भी स्टैंड ले लिया है कि वो अब कतई तौर पर इसराइल की किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है और किसी भी तरह से वो जब तक कि उनकी शराइत ना मानी जाए। तो एक तरह का डेडलॉक हो चुका है। अब फिलहाल कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि कोई मीडिएशन के जरिए कोई मामला हल होगा। अरविंदर जी, आप मिडिल ईस्ट पर एक काफ़ी क्लोज आई आप रखती हैं, उसको बहुत ही सीरियसली आप देखती रही हैं। रफ़ा की अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, तो कितना अहम है ये इस कॉन्फ्लिक्ट में? अगर हम उसकी लोकेशन देखी जाए तो वो मिस्र के एक तरफ मिस्र है, एक तरफ गाजा है, और जो रफा का शहर है वो उसके साउथ में पड़ता है, और वो एक तरह से जो एक लाइफलाइन है गाजा के लोगों के लिए, जो फिलिस्तीनियों के लिए कि चाहे उनको वहां से पार करके इजिप्ट की तरफ जाना है या कोई भी उनको एड मिलनी है, उनको खाने का सामान मिलना है, जो कुछ भी मिलना है उसका वही एक रास्ता है। तो रफा की काफी सिग्निफिकेंस है। और जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद से जो इजरायली प्रधानमंत्री है वो कहते रहे हैं कि वो रफा पे अटैक किए बिना वो हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से अभी जब से ये मई के स्टार्टिंग से पूरा जो रफा के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद से पूरा वहाँ के लिए लोगों के लिए कोई भी एड नहीं पहुंच पा रही है, कोई भी दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस वजह से इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस शुरू हो गई है। और प्लस साथ में जो ऑल ओवर वर्ल्ड इसराइल के अगेंस्ट जो एक सेंटिमेंट बन रहा है, उसमें भी इस चीज के बहुत मायने बन जाते हैं। जी, खालिद साहब, अभी जैसे कि अरविंदर जी ने एक बात कही कि रफ़ा पर अटैक किए बिना हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसराइल की ये सोच है। अगर देखा जाए तो क्योंकि एक आखिरी गढ़ समझा जाता है हमास का,
आपको क्या लग रहा है कि वाकई में हमास की ताकत ख़त्म हो चुकी है या हमास वाकई में फाइट बैक कर रहा है? देखिए, हमास की ताकत कितनी बाकी है, कितनी ख़त्म हुई है, हम्म। ये और कितना उनके अंदर लड़ने की सलाहियत है, ये इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी चंद दिनों पहले हमास ने इतने महीनों के बाद, इतने महीनों की मुसलसल इसराइल की जानिब से बमबारी के बाद, फ़िज़ाई बमबारी के बाद और ग्राउंड फ़ोर्सेस के ज़रिए गज़ा में घुसकर अटैक करने के बावजूद हमास के लोग इतने अहल नज़र आए कि वो इसराइल पर तेल अवीव में और कई इसराइल के शहरों पर अटैक करें और वहां नुकसान पहुंचा सकें। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हथियार के तौर पर उसके पास हथियार कितने हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो पुरअज़्म हैं कि उनको अपनी जो जो गज़ा है उसको आज़ाद कराना है। ये रिजोल्यूशन जो है, ये जो रिजॉल्व है, एक्चुअली ये वहाँ ज़्यादा काम कर रहा है हमास के फेवर में और हमास को यही मजबूती दे रहा है। हथियार उनके पास तो पूरी दुनिया ने देखा है कि फिलिस्तीनी लड़ते कैसे हैं इसराइली टैंक के अगेंस्ट। लोग एक तरफ इसराइली टैंक होता है तो पूरी दुनिया देखती है कि दूसरी तरफ हाथ में पत्थर होता है, हाथ में वो जिसको गुलैल कहते हैं वो होता है। तो ये इस तरह की लड़ाई, इस तरह की जंग और इस तरह का मुकाबला सिर्फ हथियार से नहीं होता है, इस तरह का मुकाबला हौसले से होता है। तो हौसले पुरअज़्म हैं हमास के, ये पूरी दुनिया देख रही है कि हमास अब वो ये खामोश ज़रूर रहते हैं क्योंकि उन पर, उनके सिविलियंस पर हमला हो रहा है गज़ा के, इस वजह से वो स्ट्रेटजिकली खामोश रहते हैं। लेकिन उनके अब वो पुरअज़्म हैं कि वो गज़ा को इसराइल के हाथ में नहीं जाने देंगे और इसराइल बज़िद है इस हठधर्मी पर कि वो चाहता है कि रफ़ा को जो चूँकि स्ट्रेटजिक पॉइंट है उसको अटैक करके, उसको हासिल करके वो किसी न किसी तौर पर पूरे गज़ा को चाहता है कि वो, और इसके लिए वो प्लान भी तैयार कर चुका है कि वो उसके कब्जे में हो जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो दुनिया को खुले तौर पर इसका इशारा भी दे चुका है। अगर दुनिया नहीं समझ पा रही है अब भी कि उसके अज़ाइम जो हैं वो पूरे गज़ा को कब्जे में करने के हैं या किसी तरह से कंट्रोल में रखने के हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए नहायत ही अफसोस की बात है। जी। अरविंदर जी, ये बताइए कि आपको और क्या लगता है कि इसराइल के रफ़ा में और क्या-क्या अज़ाइम हैं, क्या-क्या गोल्स हैं वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक इसराइल है, सबसे पहले तो उसकी जो, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस करा, उसकी जो एक टोटल विक्ट्री है, उसकी जो जीत है वो हमास को पूरी तरह से हराए बिना नहीं होगी, ठीक है। और जो उसका गोल है और जो जो अगर हम रफ़ा को देखें तो वो एक लास्ट सेफ जोन था, राइट, जो मिलिटेंट फाइट जो हमास के जो लोग हमास की तरफ से लड़ रहे हैं उनके लिए। और जहाँ तक हमने अभी रिपोर्ट्स देखी हैं तो उसमें जो आ रहा है कि 18 में से 18 बटालियन जो उनकी हैं 24 में से उसको इजराइल क्लेम कर रहा है कि उसने खत्म कर दिया है। तो पूरी तरह से गजा को समाप्त करने के लिए, उसको एंड करने के लिए, अपनी पूरी विक्ट्री के लिए इजराइल का जो गोल है वो जब तक कि पूरा रफा उसके अंदर नहीं आ जाता है तो उसके बिना नहीं हो सकता है। और प्लस उसको अपने जो जो लोग उसके जो हमास के पास हैं, जो उसने बंधक बनाया हुआ है, उसको छुड़ाना भी एक गोल है। बट कहीं ना कहीं पे अभी अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, इलेक्शंस की मांग इजराइल में भी उठ रही है। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो उसको नवंबर तक या अगले 6-7 महीनों तक जारी रखेगा इस लड़ाई को, बट दूसरी तरफ अगर जिस तरह से उसके अंदर से आवाजें उठ रही हैं इलेक्शन करवाने के लिए, तो कहीं उस पर वो भी प्रेशर है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी हम खत्म किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी हम अपनी विक्ट्री अचीव कर सके। चाहे स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम 6-7 महीने लड़ेंगे, बट दूसरी तरफ से इंटरनल प्रेशर भी आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें जब इजराइल के गोल्स देखते हैं तो उसमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई अपना इंटरनली वो कब तक स्ट्रॉन्ग होकर ये चला पाएंगे। खालिद साहब, आलमी अदालत ने कहा इसराइल से कि रफ़ा पर हमले रोके जाएं। किससे कहा? इसराइल से। और रिजल्ट हमारे सामने है कि उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, वो बात नहीं सुनी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है कि इसराइल की पुष्टपनाही जिसकी जानिब से की जा रही है, यानी कि अमेरिका की तरफ से, क्या दबाव बनाया जा सकेगा? देखिए, अमेरिका में इस बात को लेकर काफ़ी फिक्रमंदी है, ख़ास तौर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान, क्योंकि वो बहुत काफ़ी वक्त करीब आ रहा है। और इस बात को लेकर जो बाइडेन भी परेशान हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूं कहें कि रिपब्लिकन पार्टी भी इस पूरे मामले का फ़ायदा उठाने की कोशिश में है कि कैसे इस मामले को इलेक्शन से जोड़ा जाए या इलेक्शन में कैसे फ़ायदा भी लिया जाए। कुल मिलाकर देखिए, जब तक अमेरिका टफ स्टैंड नहीं लेगा, उसको नफ़ा नुकसान की, चूँकि
अमेरिका, पूरी दुनिया जानता है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। तो जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट में जो जो चीज़ें होंगी तब उसी मुताबिक वो इक़दाम करेगा, क्योंकि अगर उसको लगता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाने से उसको कोई इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, स्ट्रेटजिकली कोई नुकसान हो रहा है अमेरिका में, तो वो कतई तौर पर नहीं उठाएगा। ज़ुबानी जमा खत से जिस तरह से अब तक काम लेता रहा है वो आइंदा भी लेता रहेगा। वो चंद दिखावे की पाबंदियां या चंद दिखावे के जो क्रिटिसिज्म के अल्फाज हैं, मज़म्मती अल्फाज हैं, वो सिर्फ जाहिर कर देने से इसराइल लगाम में आने वाला है। इसराइल को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि अमेरिका की क्या मजबूरी है, वो किस हद तक इसराइल को क्रिटिसाइज कर सकता है, किस हद तक इसराइल पर पाबंदी आयद कर सकता है, किस हद तक इसराइल को हथियार और पैसे की सप्लाई रोक सकता है। ये इसराइल को भी अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिकी पूरा जो निज़ाम है उसकी क्या मजबूरी है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम क्यों नहीं कर सकता है। इसराइल और ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू इस नज़ाकत को पूरी तरह से समझते हैं, इस वजह से वो हठधर्मी पर आमादा हैं और पूरी दुनिया की, चाहे वो आलमी अदालत हो, पूरी यूरोपियन यूनियन हो या और दूसरी आलमी ताकतें हों, पूरा गल्फ़ रीजन, तमाम ममालिक, अब सऊदी अरब भी खुलकर क्रिटिसिज्म में आ गया है रफ़ा पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद इसराइल के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अच्छा, खालिद साहब, इसी पे मेरा एक सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है कि डोमेस्टिक प्रेशर या जो अवामी एहतिजाज है, क्या वो प्रेसिडेंट बाइडेन को थोड़ा सा मजबूर कर सकता है इसराइल पे प्रेशर डालने के लिए? मजबूरी में वो यानी वो जिसको मैंने कहा कि ज़ुबानी जमा खत से काम ज़रूर लेंगे वो, लेकिन जिसको कहते हैं ठोस इक़दाम नहीं उठा पाएंगे वो, चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी चीज़ें या उनके मामलात स्ट्रेटजिकली कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। जो पूरी यहूदी लॉबी है अमेरिका में, वो किस तरह से काम करती है, इकोनॉमी उनके हाथ में है। जितनी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं अमेरिका के, वो किन के कंट्रोल में हैं और अमेरिका की इकोनॉमी कैसे कंट्रोल होती है, हथियार की जो लॉबी है उसमें किस तरह से यहूदी उस पर हावी हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मजबूरी जो है अमेरिका को या जो बाइडेन को मजबूर कर सकती है कि वो कदम उठाएं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। वो ज़ुबानी मजम्मत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ठोस कदम जिससे इसराइल की हठधर्मी रुक जाए और रफ़ा पर हमला रुक जाए, ये कतई हमें तो उम्मीद नहीं है। अरविंदर जी, सोशल मीडिया आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप एक एनालिटिक्स भी करती हैं इस फील्ड में। एक ट्रेंड काफ़ी वायरल चल रहा है, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा करके। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो तकरीबन 50 मिलियन लोग जो है उसको शेयर कर चुके हैं इस पोस्ट को। इस ट्रेंड की, ये जो हैशटैग है या जो ट्रेंड जो चल रहा है इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, इसकी क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस है? सभी निगाहें रफ़ा पर हैं, ये हम सब देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बाकी सोशल मीडिया पे। और जैसे आपने बोला कि अराउंड 50 मिलियन लोग इसको शेयर कर चुके हैं। हालांकि ये टोटली डिफरेंट है जो हम जब से जंग शुरू हुई है तब से जो हम गजा की जो हालत देख रहे हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पे हैं, परेशान हैं, जख्मी हैं, मर रहे हैं, ये उससे एक टोटली डिफरेंट चीज है। बट फिर भी ये इतना वायरल प्रॉब्ली इसलिए हुआ है कि चाहे ये गजा की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, रफ़ा की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है, या वहाँ की असलियत नहीं बता रहा है, बट फिर भी ये एक स्लोगन जो है उसके साथ चाहे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे बाकी लोग हैं, जो कि मे बी जो वो पिक्चर्स थी जो अभी तक हम टीवी पे देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे लोग परेशान है, वो शायद शेयर करना ठीक नहीं समझते थे। बट ये एक जो है कैच लाइन ने और एक फोटो ने उनको क्योंकि वो कहीं ना कहीं बोलना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसके साथ नजर आना चाहते थे खड़े हुए, तो इसने ये इमेज हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है, बिल्कुल रफ़ा की तरह नहीं दिखती है, बट फिर भी वो इसको शेयर कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो उस चीज के साथ खड़े हैं, जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है वो उसके साथ हैं, वो जंग रोकना चाहते हैं। और प्रॉब्ली यही एक रीजन है कि चाहे ये वहाँ का दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहा है, फिर भी इसने मजबूर कर दिया है लोगों को, सेलिब्रिटीज को, सोशल मीडिया यूजर्स को इसके साथ रफ़ा के साथ खड़े होंगे। जी, तो ये इसका एक
बड़ा इम्पोर्टेंस है। जी, खालिद साहब, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ पर आप काफ़ी क्लोज़ निगाह रखते हैं। जैसे इसी ट्रेंड की बात हो रही थी, इंडिया में भी जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इसको शेयर किया। हालाँकि अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन के ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो सबके सामने है। कहीं न कहीं वो फ़िलिस्तीन के ऊपर बहुत क्लियर है कि हाँ, हम फ़िलिस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी इसको पोस्ट को शेयर करती है तो वहीं पर ही एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसको तनक़ीद का निशाना बना रहा है। आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है? जी, देखिए ये तो ये कोई नई बात नहीं है। हुँ। मुसलसल काफ़ी अरसे से ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसका जो मौक़िफ़ है, उसका स्टैंड फ़िलिस्तीन को लेकर या इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर वो पूरे तौर पर आलमी सतह पर वो वाज़ेह है, यूएन में भी वाज़ेह है कि फ़िलिस्तीनी काउज़ को हिंदुस्तान ट्रेडिशनली किस तरह से सपोर्ट करता रहा, किस तरह से फ़िलिस्तीनी काउज़ के साथ खड़ा रहा है। उसके बावजूद जो रूलिंग पार्टी है, जो तो उसका स्टैंड अलग है, रूलिंग पार्टी का स्टैंड अलग है, वही पार्टी हुकूमत में है उसका स्टैंड अलग है, क्योंकि ये आलमी सतह पर जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, फ़िलिस्तीन को लेकर जो पॉलिसी रही है, यकीनी तौर पर वो उसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है वो मजबूर है फ़िलिस्तीनी काउज़ के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन वही जब उनकी जो पार्टी है उसके लोग फिर ऐसे जो सेलिब्रिटी हो या कोई भी दूसरा शख्स हो, वो इस तरह के पोस्ट को जो फ़िलिस्तीनी अवाम के हक़ में है, फ़िलिस्तीनी काउज़ के हक़ में है, वो इंडिविजुअली जब उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है, शेयर करता है, तो फिर उसको ट्रोल किया जाता है, उसको हरासा और परेशान किया जाता है। तो इससे ये डुअल पॉलिसी समझा जा सकता है कि हुकूमत में रहने पर और पार्टी की सतह पर दो अलग-अलग तरह की पॉलिसीज़ काम कर रही हैं। अरविंदर जी, एक हालांकि खालिद साहब उस इशू को कवर कर चुके हैं, लेकिन चूंकि यूएस पॉलिटिक्स पर भी आप निगाह रखती हैं, व्हाइट हाउस को काफ़ी टफ क्वेश्चंस का सामना है इस इशू के ऊपर जो है। यूएस के रोल में आपको कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है कि हाँ वाकई में कुछ प्रोसेस आगे बढ़ सकता है सीज़ फायर का? पूरी सिचुएशन को देखें और जो यूएस या और बाकी जो बड़ी कंट्रीज को देखा जाए, एक चीज पिछले कुछ दिनों की कुछ अगर आप डेवलपमेंट देखें तो चाहे स्पेन है, चाहे आयरलैंड, नॉर्वे, इन सब ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करा। और यहाँ तक कि जो यूएस के बिल्कुल साथ में, जिसको यूएस का भाई कहा जाता है, छोटा कनाडा ने तक ने बोल दिया कि हाँ भाई वो पैलेस्टीनियंस को कनाडा में बुलाएगा, 5,000 पैलेस्टीनियंस को वो वीजा देगा। तो उधर दूसरी तरफ अगर आप यूएस का रुख देखें तो इस टाइम सबसे बड़ा जो वेपन सप्लायर है इजराइल के लिए वो यूएस ही है। हालांकि जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों से काफी सवाल उठ रहे हैं यूएस के ऊपर, प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर। हमने ये भी देखा कि किस तरह से वहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हुआ, प्रोटेस्ट हुए। तो अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, कहीं ना कहीं इलेक्शंस आ ही रहे हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ जो है इजराइल बिल्कुल नहीं सुन रहा है, वो सारे हमले जारी रख रहा है। दूसरी तरफ से नेचुरली है, बिकॉज एक उनका वोट बैंक भी है यूएस में, और उसको देखते हुए काफी पॉलिटिकल प्रेशर भी आ रहा है। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस पे भी प्रेशर है। हालांकि व्हाइट हाउस ने जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुई रफा पे, उनको कंडेम भी करा, बट वो इस तरह से नहीं कि भी हाँ ये कहीं इंडिकेट नहीं किया कि भाई कोई पॉलिसी चेंज आ जाएगा। और कुछ एक ऑफिशियल्स ने तो ये भी बोला कि भाई उन्होंने इजराइल ने चाहे स्ट्राइक करे हैं, बट वो रेड लाइन कहीं क्रॉस नहीं करी कि भाई हाँ हम उनको जो वेपन्स हैं वो बंद कर सकें। जैसे हम लोग पहले इस शो में अभी डिस्कस कर रहे हैं कि बाय वर्ड्स तो वो इस चीज को कंडेम करते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, और क्योंकि उनको अपना जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे वो प्रेशर रहेगा, बट कहीं पे वो इजराइल को सब कुछ सपोर्ट करना बंद कर दें, वो एक बहुत मुश्किल चीज नजर आती है। चाहे प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करके वो चलता ही रहेगा। जी, खालिद साहब, अभी अरविंदर जी ने जिक्र किया कि 3 जो यूरोपियन जो नेशंस हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है फ़िलिस्तीन को। एज अ लेमैन, अगर ऑडियंस के लिए के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उससे आखिर क्या कुछ बदलेगा फ़िलिस्तीन के लिए? देखिए, फ़िलिस्तीनी काउज़ को मजबूती तो ज़रूर मिलेगी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी यूएन के बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जो कई बार कई सतह पर इशारे देते रहे। पिछले अगर हम गुज़श्ता 7-8 सालों की बात करें, 10 सालों की बात करें, उस दरमियान यूएन के कई इदारों ने अपने अपने हिसाब से फ़िलिस्तीनी काउज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, फ़िलिस्तीन को एक स्टेट की हैसियत से पार्टिसिपेशन दिया है। पूरे तौर पर यूएन में अभी 2 स्टेट भले ही नहीं हो, एक अलग तरह का स्टेटस है, उसके बावजूद यूएन के डिफरेंट फोरम्स जो हैं उन्होंने
फ़िलिस्तीन को फुल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये कोई नई बात नहीं, एक बेहतर और मुस्बत कदम है जिसको वेलकम किया जाना चाहिए। आयरलैंड या स्पेन वगैरह जो ममालिक ने जिस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया है और इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकॉग्निशन देने की बात कही है, तो ये यकीनी तौर पर एक वेलकम कदम है। इसको खुशामदीद कहना चाहिए और इससे दूसरे जो ममालिक हैं उनको हौसला मिलेगा और उनको भी समझ में आएगा कि ऐसे इक़दामात करने चाहिए। तो आखिरकार जाकर फिर यूएन पर और अमेरिका पर भी एक प्रेशर पड़ने की उम्मीद है कि वो यूएन अमेरिका भी ज़रूर बात करता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन बात हमेशा होती है, बात आज से नहीं, न जाने कई दहाइयों से हो रही है, उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो पाया। बराक ओबामा आए, उन्होंने वादा किया, वो 2 टर्म पूरा करके चले गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। उसके बाद ये जो बाइडेन आए, जो बाइडेन से उम्मीदें तो कुछ थी, लेकिन बात वो भी वही टू स्टेट सॉल्यूशन की करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड पर कोई इस पर काम करने को तैयार नहीं है। जी अरविंदर जी, आपसे एक आखिरी कमेंट हम चाहेंगे कि सीज फायर प्रोसेस में आपको कोई होप नज़र आती है? देखिए, सीज फायर की जो बातें हैं हम रोज मीडिया में सुनते हैं, इसमें इजिप्ट, कतार, यूएस मेजर प्लेयर्स हैं और बट दूसरी तरफ देखा जाए तो सीज फायर जो है एक इल्यूजन की तरह बन गया है कि बातें काफी हो रही हैं बट एक्चुअल में ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। और अगर अभी आप देखिए 1-2 दिन में पिछले हमास ने टोटली कह दिया है कि कोई सीज फायर के बिना कोई भी जब तक कोई बात नहीं होगी, जब तक कि इजराइल अपने अटैक्स बंद नहीं कर देता है, उधर से इजराइल भी झुकने को तैयार नहीं है। और उस वजह से मुश्किल लगता है सीज फायर का कुछ भी जल्दी होना, जब तक कि कोई कंक्रीट प्लान ना हो या दोनों साइड मिलके बैठ के बात करने ना आ जाए और जो उनके लोग बंधक है वो ना छूट जाए। तो सीज फायर मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि अनलेस कुछ बहुत मेजर चीज हो जिसपे दोनों साइड एग्री कर जाए, दोनों साइड झुक जाएं, उसके बिना तो मुझे मुश्किल लगता है सीज फायर वहाँ पे कि जल्दी कुछ हो पाए उसमें। जी खालिद साहब, खबर आ रही है कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उस पर जो है कब्जा कर लिया है इसराइल ने। ये इलाका जो है इजिप्ट से लगा हुआ है, तो क्या समझा जाए कि जो पूरा ज़मीनी जो कंट्रोल है अब पूरी तरह से इसराइल के पास है? देखिए, ज़मीनी कंट्रोल, हवाई कंट्रोल, फ़िज़ाई कंट्रोल, तमाम तरह के कंट्रोल की कोशिश इसराइल की है। और इसराइल और ज़मीनी कंट्रोल एक तरह से इसको हम इनकार नहीं कर सकते कि इसराइल के पास नहीं आया है। ज़मीनी कंट्रोल भी इसराइल के पास है। इसी वजह से इसराइल दनदनाता हुआ अपने टैंक्स को लेकर अंदर उस इसराइली फ़ौजी घुसते हैं और ये और बात है कि उनको भी नुकसान होता है, लेकिन कंट्रोल इतना हो चुका है कि उनके टैंक्स दनदनाते हुए पूरे गज़ा के इलाके में जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। गज़ा के अंदर जिस इलाकों को चाहते हैं एक बफर जोन बना देते हैं, जिस इलाके को चाहते हैं 2 इलाके को 2 हिस्सों में काट देते हैं और किसमें किसको जाना है नहीं जाना है ये तक वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मीनी सतह पर भी इसराइल का कंट्रोल किस हद तक और किस सतह तक है। जी खालिद साहब, आखिरी सवाल, इसराइल जिस तरह हर धर्मी पर आमादा है, आईसीजे की नहीं सुनेंगे, आईसीसी की नहीं सुनेंगे, पूरी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कुछ भी बोलता रहा हम नहीं सुनेंगे, कोई आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है कि इसराइल की जानिब से कुछ जो कार्रवाई में कमी होगी और इसका कोई आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है इस सिचुएशन का? देखिए, इसराइल के कई मिनिस्टर्स का जो ताज़ा बयान आया है उन्होंने पूरे तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि इस साल यानी 2024 की बात वो करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे साल तक जंग जारी रहेगी। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके क्या अज़ाइम हैं और जो कोई पीसफुल सॉल्यूशन की जानिब कोई तमाम दुनिया बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी इसराइल के इस हठधर्मी के साथ। और फिर सीज फायर का क्या होगा, क्योंकि इसराइल जब जंग नहीं रोकेगा तो हमास फिर जंगबंदी के लिए यानी किसी भी तरह के मुआहदे के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अब तो हमास ने शर्त रख दी है कि जब तक इसराइल जंगबंदी नहीं करेगा, जंग नहीं रोकेगा यानी हमले नहीं रोकेगा, तब तक किसी तरह का नेगोशिएशन, किसी तरह की होस्टेज के रिलीज़ पर या और भी किसी मौजू पर बातचीत नहीं होगी। तो इसराइल की हठधर्मी की वजह से यह तमाम मामला रुका हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि आने वाले मुस्तकबिल करीब में यानी नियर फ्यूचर में कोई इस मसले का कोई हल निकलने वाला है या इसराइल अपने हमले रोकने वाला है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंदर जी हमसे बात करने के लिए, आपके इंसाइटफुल व्यूज़ के लिए, हमें वक्त देने के लिए। गज़ा को पूरी तरह से तबाह करने के बाद में अब इसराइल ने निशाना बनाया है मशरिक़ वस्ता के बर्लिन को यानी कि रफ़ा को, और वहाँ पर रोज़ाना हमले जारी हैं। हालांकि
इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे की जानिब से लगातार अपील की गई है, हुक्म भी दिया गया है हमले रोकने का, लेकिन अभी तक इसराइल किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के साथ ही आज का बुलेटिन इख्तिताम पसीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।